हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। इस वीडियो में हम कैलेंडर रीजनिंग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ। मैं आपको हर एक टाइप के कैलेंडर क्वेश्चन कवर करके दिखाने वाला हूँ, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से पूरा देखते हो, तो आप किसी भी कैलेंडर रीजनिंग क्वेश्चन को बड़े ही एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। और हाँ, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी प्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कैलेंडर रीजनिंग का कंप्लीट जर्नी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन-कौन से टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑड डेज का। ये डायरेक्टली ऑड डेज के बारे में क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जितनी भी ट्रिक्स बनती है कैलेंडर रीजनिंग के रिगार्डिंग, वो ऑड डेज के बेसिस पे ही बनती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए भी मैं आपको एक एक्यूरेट ट्रिक देने वाला हूँ। फिर यहाँ से आपके ऑफिशियल क्वेश्चन के टाइप चालू होते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही पूछा जाता है कि आपको कोई सा भी डेट दिया होगा, फिर उसके ऊपर से आपको वहाँ उसका डे फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊँ कि जस्ट लाइक 19 जुलाई 1977 को कौन-सा डे होगा, तो आपको जैसे कि मंडे हो या थर्सडे हो, वो आपको यहाँ पे बताना रहता है। फिर उसके बाद हम ये टाइप भी देखेंगे कि जहाँ पे आपको ना नेक्स्ट कैलेंडर रिपीट कब होगा, वो आपको बताना है। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 का सेम कैलेंडर आगे रिपीट कब होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आपको ना यहाँ पे कोई सा भी डे दिया होगा, जस्ट लाइक जैसे कि मान लो आज सैटरडे है, तो 100 डेज के बाद कौन सा डे होगा, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये सारी ये जो ट्रिक्स है यहाँ पे, वो सारी ऑड डेज के बेसिस पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मंथ वाइज जो ऑड डेज का जो ट्रिक होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो मैं आपको जितने भी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉर्नर केसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ऑड डेज होते क्या है। काफी सारे लोगों को ऑड डेज के बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कैलेंडर के पूरे रीजनिंग कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऑड डेज का मतलब क्या है, कि वीक बनने के बाद जितने भी दिन बच जाए उनको हम ऑड डेज बोलेंगे। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए 18 डेज। 18 डेज को आप दूसरी कौन कौन सी तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं 18 डेज को 2 वीक्स प्लस 4 डेज ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे 2 वीक्स प्लस 4 डेज ऐसा लिख सकते हो, तो यहाँ पे 18 डेज हो गए, क्योंकि 2 वीक्स मतलब 14 डेज और उसके बाद यहाँ के 4 डेज, तो यहाँ पे 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 डेज हो गए। तो यहाँ पे जो 4 डेज बचे हुए हैं उन्हीं को हम ऑड डेज मानेंगे, कि जिनका वीक नहीं बन सका। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ऑड डेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे आपको जितने भी डेज दिए होंगे, जस्ट लाइक आपको मान लो यहाँ पे आपको दिए हैं एक्स डेज, तो उसको डिवाइड बाय 7 करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, वही हमारे ऑड डेज होंगे। तो यहाँ पे आप ऑड डेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि एक साल में कितने ऑड डेज होंगे। हमें पता है कि 1 ईयर मतलब ये जो साल है, अगर वो नॉन लीप ईयर होगा, तो उसमें 365 डेज हो गए। 365, तो 365 मतलब 1 ईयर, ऐसा ईयर कि जो लीप ईयर नहीं है, तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, 365 को 7 से डिवाइड करना है, उसका जो भी रिमाइंडर बचता है वही हमारे ऑड डेज होंगे। यहाँ पे 365 को 7 को डिवाइड करने से बाद हमारे पास रिमाइंडर बचता है एक। तो हम कह सकते हैं कि एक साल के अंदर, मतलब जो साल लीप ईयर नहीं होता, उसमें एक ऑड डे रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि लीप ईयर होता है, मतलब जब लीप ईयर होता है तो हमें पता है कि 366 डेज होते हैं। जब लीप ईयर होता है तब एक साल के अंदर, तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला कि 366 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो साल लीप ईयर है उसके अंदर 2 ऑड डेज होंगे। फिर उसके बाद समझते हैं कि मंथली ऑड डेज क्या होते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर जनवरी की बात करूं, तो जनवरी मंथ में हमें पता है कि 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज में भी ऑड डेज कैसे हम निकाल सकते हैं, सिंपली वही फॉर्मूला है 31 डिवाइड बाय 7, जो भी रिमाइंडर बचता है यहाँ पे आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। तो हम बोल सकते हैं कि जनवरी मंथ में 3 ऑड डेज हो गए। वैसे ही फरवरी मंथ में कितने होंगे, फरवरी मंथ में ऐसा भी होता है कि 28 डेज भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब 28 डेज होंगे, मतलब वो लीप ईयर नहीं होगा, तब यहाँ पे एक भी ऑड डे नहीं होगा, मतलब 0 ऑड डे रहेगा। और जब लीप ईयर होता है तब फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, तो यहाँ पे
एक ऑड डे रहेगा। तो वैसे ही मार्च के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्च में अगेन 31 डेज हो गए, तो 31 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर बचेगा 3। तो मार्च में भी हम बोल सकते हैं कि 3 ऑड डेज हो गए। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे अप्रैल मंथ की बात करें तो आपको पता होगा कि अप्रैल मंथ में भी 13 डेज होते हैं। तो यहाँ पे अगेन डिवाइड बाय 7 और जो रिमाइंडर बचेगा वो 2। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अप्रैल में 2 ऑड डेज होंगे। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि मैं ये क्यों हर एक मंथ के ऑड डेज के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे ना आपने अगर पहले कई कैलेंडर प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे या कहीं से सीखा होगा तो आपको पता होगा कि आपको ना एक ऐसा टेबल रटवाया जाता है, 3 3 6, फिर उसके बाद 1 4 6, और फिर उसके बाद 2 5 0, एंड देन लास्ट में ये होता है कि 3 5 1। और वो लोग बोलते हैं कि ये भी एक ऑड डेज का ही टेबल है, आपको यहाँ पे ये याद करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा ये सारे भी ऑड डेज ही है। अगर आपको ये हर एक मंथ के ऑड डेज के बारे में पता होगा तो आप ये टेबल को अगर याद भी नहीं रखे फिर भी आप इस टेबल को बना सकते हो। अगर आपको ये टेबल याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टेबल की उपयोग से आपके ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड बच सकते हैं जब आप एप्टीट्यूड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तब। बट ये भी एक ऑड डेज ही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। जैसे कि मैंने ये बताया, ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये सभी महीने के ऑड डेज ही है। बट ये ऑड डेज का सिंप्लीफिकेशन है। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि अप्रैल में तो 2 ऑड डेज होते हैं, और इस टेबल के अनुसार हम देखने जाए तो यहाँ पे तो मैंने अप्रैल का एक ऑड डे बताया हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमें पूछा जाता है 19 अप्रैल 1997 को कौन सा डे था, तो इस टाइप पे ना यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो अप्रैल मंथ है वहां पे हम डायरेक्टली ऐसे 2 ऑड डेज नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल मंथ होगा मतलब 19 अप्रैल, तो वो जनवरी फरवरी मार्च वो सब भी कवर हो चुका होगा ना। तो उसके जितने भी ऑड डेज बचेंगे उस सब का आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन मतलब डिवाइड बाय 7 करके उसको अगर वीक में कन्वर्ट होते हैं तो करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही है यहाँ पे। अगर मैं इस टेबल का प्रूफ दूं आपको तो यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे अप्रैल में 1 वैल्यू कैसे आई। तो आपने यहाँ पे देखा कि जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी में 0 ऑड डेज होते हैं, फिर उसके बाद मार्च में अगेन 3 ऑड डेज होते हैं, और अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं। तो इन सभी का आप सम करो यहाँ पे, 3 + 0 + 3 + 2। ये जनवरी के लिए, ये फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए, और ये अप्रैल के लिए। तो यहाँ पे इन सभी का आप सम करोगे, 3 + 3 6, और ये यहाँ पे 2 मतलब 8। तो 8 डिवाइड बाय 7 मैंने यहाँ पे बोला था जितना भी आपको वीक में सिंप्लीफाई होगा उतना आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे ये जो एक रिमाइंडर है उसकी वजह से यहाँ पे ये आया। तो अगर अभी हम इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करें ना तो उस टाइम पे आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जितने भी आपको मंथ के ऑड डेज के बारे में पता होगा उसके ऊपर से सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्टली भी वैल्यू ला सकते हो। अगर आपको ये टेबल याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे 10 से 15 सेकंड तो बचने ही वाली है। बट अगर आपको याद नहीं करना तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मंथ वाइज ऑड डेज के हिसाब से भी यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपको ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आई कि किस तरह से हम मंथली और डेज को निकाल के इस टेबल को बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, सिंपली आप इस टेबल को याद भी रख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हमें कुछ भी डेट दी जाएगी जैसे कि 2 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था, तो हम डायरेक्टली इसी टेबल में से देखकर यहाँ पे वैल्यू रखने वाला है, क्योंकि यही टाइम सेविंग ट्रिक है। लेकिन अगर आपको ये वाला टेबल याद नहीं रहता तो आप मंथली भी ऑड डेज निकाल के उसका सम करके उसको डिवाइड बाय 7 करके भी आप इस टेबल की वैल्यू को रख सकते हैं। ये हम दोनों ट्रिक देखने वाले हैं जब इस तरह की प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे, कि हमें जब डेट दी होंगी और उसके हिसाब से हमें उसका डे निकालना है। तो हम ये दोनों ट्रिक आगे देखने वाले हैं। अभी बात करते हैं लीप ईयर्स के बारे में, कि लीप ईयर्स क्या होते हैं और हम कैसे उनको अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को कैलेंडर का क्वेश्चन गलत होता है, उसके पीछे का रीजन ही यही होता है कि वो लीप ईयर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर उन्होंने लीप ईयर को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया तो वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि हमें जो मंथ दिया गया है वो लीप ईयर के अंदर कवर होता है या नहीं होता है। मतलब अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सारे बेसिक कंसेप्ट है, और इसके बाद हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि लीप ईयर्स क्या होता है, आप उसको कैसे अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले लीप ईयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो ईयर दिया गया है वो कौन सा है, मतलब सेंचुरी ईयर है या नॉन सेंचुरी ईयर है। और ये सेंचुरी ईयर्स का मतलब ये सारे कि ये 2000 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया, तो वो सारे सेंचुरी ईयर्स कहलाए जाएंगे। और नॉन सेंचुरी ईयर्स मतलब ये सारे कि मतलब 2024, 2025, 1976, 1974, तो वो सारे नॉन सेंचुरी ईयर्स हो गए। फिर उसके बाद आपको ये लीप ईयर है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, कि अगर आपको दिया गया साल सेंचुरी ईयर हो, जैसे कि ये 2000 हो या 4000 हो, ऐसा कुछ भी, तो आपको उसको 4000 से डिवाइड मतलब 400 से डिवाइड करना है। और 400 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचे तो उसका मतलब है कि ये दिया गया साल लीप ईयर है। और नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए भी ऐसा है
कि अगर आपको कोई सा भी नॉन सेंचुरी ईयर दिया गया है, जैसे कि मान लो कि 1976 दिया गया हो, तो उसको अगेन आपको 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 बचे, तो आप कह सकते हो कि ये दिया गया ईयर लीप ईयर है। तो आपने ये मतलब फॉर्मूला तो यहाँ पे समझ लिया होगा कि सेंचुरी ईयर है तो आपको 400 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो लीप ईयर है, और नॉन सेंचुरी ईयर है तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 बचेगा तो लीप ईयर कहलाया जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको एक यहाँ पे रेफरेंस चार्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑड डेज के हिसाब से डे कौन सा होगा। तो जब भी हमें इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे कि हमें जब डेट दी होंगी, तो तब हम उसके ऊपर से सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड डेज को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे डे को चूज करेंगे। अगर हमारा आंसर नंबर ऑफ ऑड डेज का 4 आता है तो हमारा आंसर होगा थर्सडे। तो ये एक टेबल है आपको जो याद रखना है। और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपकी टाइम सेविंग ट्रिक है कि जब भी ये मतलब यहाँ पे टेबल इस चीज का है कि जितने भी सेंचुरी ईयर्स है, मतलब 100, 200, 300, 400, तो उसके हिसाब से ऑड डेज कितने होंगे। यहाँ पे 100 और 5 का मतलब ये है कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज बचेंगे, तो यहाँ पे उसका आंसर होगा 5। फिर उसके बाद 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज रहेंगे, तो उसका आंसर होगा 3। तो यहाँ पे ना ये सारी चीजें हमें करनी ना पड़े, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो हमारा टाइम बचे, तो इसी वजह से आप ये अगर याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 5310 एक ऐसा ही नंबर याद रखना है। और एक टेबल के बारे में मैंने आगे बात की थी जिसका मैंने प्रूफ भी दे दिया था कि वो टेबल्स की वैल्यू कैसे आती है। तो वहां पे भी उस टेबल को अगर आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये टेबल वो वाला था कि 3 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 6 4 6 5 0 एंड 5 1। तो यहाँ पे इस टेबल को भी अगर आप याद रख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बस ऑड डेज ही है, मंथ वाइज के हिसाब से। और यहाँ पे ये मतलब जनवरी मंथ के ऑड डेज है, ये फरवरी मंथ के ऑड डेज है, बट सारे ऑड डेज का सिंप्लीफिकेशन है। कि अगर हम मार्च के ऑड डेज के बारे में बात करें तो मार्च के जो ऑड डेज होते हैं वो क्या होते हैं कि जितने भी जनवरी के भी ऑड डेज है, फरवरी के भी ऑड डेज है, उन सभी का सम है, मतलब सम करके उसको डिवाइड बाई 7 करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो है। अगर वहां पे वीक में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो इस तरह से वो एक बन जाएगा। तो अगर ये आप तीनों टेबल याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हमारे सारे बेसिक्स खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चन टाइप 1 को देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डे ऑन अ गिवन डेट, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई सी भी डेट दी होगी उसके ऊपर से आपको उसका डे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जितने भी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे रख ली है, और इन सभी चीजों का प्रूफ मैंने आगे दे दिया गया है बेसिक्स में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। कि मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि आपको अगर पूछा गया हो कि 19th नवंबर 1977 को कौन सा दिन था। तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले ना मंथ और ईयर में से एक एक को माइनस करना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 1977 है तो वो बन जाएगा 1976। ओके, तो यहाँ पे फिर नवंबर है तो वो बन जाएगा अक्टूबर। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ पे आपको जो ईयर दिया गया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 हिस्सों में कैसे आप डिवाइड करोगे, तो सबसे पहला यहाँ पे जो हिस्सा है वहां पे आपको रखना है नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर। नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर का मतलब है कि नियरेस्ट कौन सा ऐसा लीप ईयर था उससे पहले जो सेंचुरी भी थी और लीप ईयर भी था। तो हमें पता है कि जो 1600 है वो लीप ईयर भी है और सेंचुरी लीप ईयर भी है, तो उसको आपको यहाँ पे रखना है। फिर सेकंड पार्ट में आपको रखना है कि कौन सा सेंचुरी ईयर अभी बचा हुआ है। जैसे कि 1976 में से 1600 बाद होते हैं, तो यहाँ पे हम 300 रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको बचा हुआ पार्ट रखना है। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेंचुरी ईयर बचा हुआ हो वो, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। अभी आपको आगे यहाँ पे क्या करना है, तो इन सबके ऑड डेज निकालने हैं। ये जो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर है उसके तो ऑड डेज 0 ही होते हैं। फिर यहाँ पे 300 के ऑड डेज हमने पहले से ही यहाँ पे टेबल बना के रखा हुआ है कि अगर 100 डेज होते हैं तो उसके ऑड डेज होते हैं 5, अगर 200 ईयर्स होते हैं तो उसके ऑड डेज होते हैं 3, और 300 ईयर्स होते हैं तो उसका एक ही ऑड डे बचता है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें आगे 76 के साथ क्या करना है, तो हमें 76 को ना मतलब 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। हमें 4 के मल्टीपल्स तब तक निकालने हैं जब तक 76 नहीं आ जाता, या नियरेस्ट 76 के करीब नहीं आ जाता। हम हमारी यहाँ पे वैल्यू 76 से बढ़नी नहीं चाहिए। तो हम अगर बात करें 4 के मल्टीपल्स की, तो 4 × 19 76 होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली जो 19 वैल्यू है हमारी उसको 76 में प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा 76 नहीं होता और यहाँ पे मान लो 78 होता, तो फिर भी हम क्या करेंगे कि 4 के मल्टीपल्स निकालेंगे। हमें पता है 4 × 19 होता है 76, और 4 × 20 होता है 80। तो हम यहाँ पे 80 को नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब 20 को नहीं प्लस करेंगे 78 में, हम यहाँ पे 90 को ही प्लस करेंगे। क्योंकि अगर 76 ही है तो ओके है, मतलब 76 हो ही जाएगा। अगर 78 है तो हमें क्या करना है,
कि ये जो नियरेस्ट वैल्यू है 78 के 4 के मल्टीपल्स की, वो यहाँ पे हमें उसका जो क्वोशंट होता है उसको यहाँ पे प्लस करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे 96 प्लस 76 प्लस 19 करें तो हमारी वैल्यू आती है 95। फिर उसके बाद 95 के साथ हमें क्या करना है कि 97 से डिवाइड करना है, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ऑड डेज हो गए। तो 95 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो होता है 4। तो यहाँ पे हमारे ऑड डेज हो गए 4। फिर यहाँ पे मंथ की बात करते हैं, तो अक्टूबर में कितने ऑड डेज बचेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी ये टेबल बनाया हुआ है कि जनवरी के ऑड डेज होते हैं 3, फरवरी के 3, फिर मार्च के, ये अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, और यहाँ पे अक्टूबर के। तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू 3 रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आगे भी बताया था बेसिक्स में, अगर आपको ये टेबल नहीं याद रहता तो आप क्या करना कि जितने भी जनवरी से लेकर नवंबर के जितने भी ऑड डेज है, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि जनवरी मंथ में 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी मंथ में अगर लीप ईयर हुआ तो 1 ऑड डेज हो गए, और लीप ईयर नहीं हुआ तो 0 ऑड डेज रहेंगे। तो उन सभी का आपको सम करना है, मतलब जनवरी के ऑड डेज, फरवरी के ऑड डेज, मार्च के ऑड डेज, और फिर उसको डिवाइड बाय 7 करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यही वैल्यू आएगी, मतलब जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 3 ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली भी रख सकते हैं, अगर आपको टेबल्स की वैल्यू याद है तो ये आपके 10 से 15 सेकंड बचाने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको जो डेट दी गई है 19, उसको आपको बस सिंपली 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचती है वो यहाँ पे रखनी है। तो अगर 19 को 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारी रिमाइंडर बचेगी 5। तो एट द एंड आपको क्या करना है कि ये हमने जितने भी ऑड डेज निकाले 5, 3, 1 एंड 4, उन सभी का सम करना है। 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4 और 4 8, और ये 5 मतलब 13। तो 13 को हमें अगेन 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगी वही हमारा आंसर होगा। तो 13 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी रिमाइंडर बचेगी 6, और यहाँ पे 6 ही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको इस टेबल में से देखना है कि जब भी मतलब वैल्यू 6 हो तो आपका यहाँ पे आंसर होगा सैटरडे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 19 नवंबर 1977 को सैटरडे था। अगर आपको इस वैल्यू को चेक करना है तो आप सिंपली गूगल पे लिखिए 19 नवंबर 1977 डे, तो आपको वहां पे सैटरडे आंसर मिल जाएगा। तो किस तरह से हम ये सिंपली ये मेथड कर सकते हैं, अगर आपको ये तीनों टेबल याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो अगर आपको ये वाला टेबल याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे बेसिक्स में समझाया हुआ है कि किस तरह से आप इस टेबल की वैल्यूज को बना भी सकते हैं अपने आप से। अभी मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहूंगा। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको 5 अप्रैल 2024 का डे निकालना है। तो अगेन मेथड सेम ही रहेगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नोट कर लिया हो कि मैंने यहाँ पे लीप ईयर वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, तो अगर आपको पता है कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने यहाँ पे बेसिक्स में सिखाया हुआ है कि आपको जो भी ईयर दिया गया है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 2024 डिवाइड बाय 4। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये लीप ईयर है। तो हम यहाँ पे एक लीप ईयर का भी क्वेश्चन देखेंगे। अगेन मेथड सेम ही होगा, आपको मंथ और ईयर में से एक माइनस करना है। सबसे पहले वो करते हैं कि यहाँ पे 2024 बन जाएगा 2023, एंड यहाँ पे अप्रैल का हो जाएगा मार्च। ओके, फिर इसको क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे आपको फर्स्ट हिस्से में क्या रखना है कि जो नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर होता है, तो यहाँ पे नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा, 2000। नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ऑलवेज वो 400 के मल्टीपल्स में ही होंगे, जैसे कि 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, और उसके बाद 2000। और अगर इससे भी आगे आपको पूछा जाए तो 2400। तो यहाँ पे ऑलवेज ये 400 के मल्टीपल्स में ही होते हैं, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे 2000 ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे हमें 23 रखना होता है। तो यहाँ पे ये 0 बचेगा, तो 0 के ऑड डेज भी 0 ही होंगे, तो यहाँ पे 0। फिर उसके बाद 23 के ऑड डेज कैसे निकालने हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 23 के ऑड डेज को निकालने के लिए ना, सबसे पहले आपको 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं, मतलब 23 को 4 से डिवाइड करना है तब तक जब तक 23 नहीं आ जाता या नियरेस्ट वैल्यू नहीं आती। मैं आपको समझाता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 इंटू 5 होता है 20, और उसके बाद 4 इंटू 6 हो जाता है 24। तो आपको यहाँ पे 24 तो नहीं रख सकते, मतलब 24 तक तो नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पे सिंपली 5 को ऐड करना पड़ेगा 23 में। तो यहाँ पे हम 23 में जब 5 को ऐड करेंगे तब हमारी वैल्यू होगी 28। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 28 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचेगी वो हमारे ऑड डेज होंगे। तो हमें पता है कि 28 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचती है वो होती है 0। तो यहाँ पे अगेन 0।
यहाँ पे मार्च के लिए हम इस टेबल में से देख के डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि ये जनवरी तक के ऑड डेज हो गए, ये फरवरी तक के और ये मार्च तक के। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फिक्स रखना है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट तभी आता है लीप ईयर होता है। यहाँ पे ये ट्विस्ट ये है कि ये जो हमारा टेबल है ना, जिसमें हमने ये सारे ऑड डेज डिफाइन किए हुए हैं, वो किस तरह से आ रहा है, मतलब आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे ना लीप ईयर कंसीडर नहीं किया हुआ है। हमने यहाँ पे फरवरी को एज़ अ 28 डेज़ ही लिया हुआ है। इसी तरह से ही हमने टेबल बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑड डेज़ आए ना, तब भी आपको को क्या करना है कि मंथ के हिसाब से जो भी वैल्यू इस टेबल में से हम ले, उसमें बस 1 को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम ओनली 6 नहीं लिखेंगे, 6 + 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा 7। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि फिफ्थ को 7 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर बचती है वो, तो हमें पता ही है कि फिफ्थ को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगी वो होगी 5। आपको करना क्या है, इन सभी का सम करना है और फिर यहाँ पे आप इजीली ऑड डेज निकाल सकोगे और ऑड डेज के हिसाब से आप यहाँ पे डे निकाल सकोगे। तो चलिए ये करते हैं, यहाँ पे होगा 5 + 7 + 0 + 0, मतलब यहाँ पे होगा 12। तो 12 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और क्या रिमाइंडर बचेगी, यहाँ पे हमारी रिमाइंडर बचेगी 5। तो 5 को क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 के लिए क्या करना है कि यहाँ पे हम इस टेबल में देखेंगे कि जब हमारे ऑड डेज 5 बचे हुए हैं, तो तब कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे फ्राइडे होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 5 अप्रैल 2024 को फ्राइडे होगा। तो इस तरह के लीप ईयर के क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पे +1 करना कभी मत भूलना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे टेबल में से 6 वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे अगर हमने 6 वैल्यू रखी होती, यहाँ पे मतलब +1 नहीं किया होता, तो हमारा आंसर आता थर्सडे। और ऐसा 100% ऑप्शन होता ही है कि जहाँ पे आपको थर्सडे दिया ही होगा और आप जल्दबाजी में वो टिक करके आ जाते हो। तो आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी मेहनत के मार्क्स हो जाएंगे 0। अगर माइनस सिस्टम है तो माइनस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ही लो कि लीप ईयर है या नहीं है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ईयर देखना है, जो माइनस करके जो वैल्यू लाते हैं वो ईयर नहीं देखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लीप ईयर के बारे में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों की यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है। अभी हम और एक इसी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोगों को ये डाउट होता है, मैं अपनी ट्रिक में बताता हूँ कि आपको ईयर को और मंथ को एक माइनस करना होता है। तो कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे जनवरी दिया होता है तो हम उसको कैसे माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक बड़ी सिंपल है, जनवरी होता है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनवरी मंथ अभी बस स्टार्ट हुआ है, तो उसमें कोई भी ऑड डे नहीं रहेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे 0 रखना है और यहाँ पे मैंने 1600 दिया है। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे 1600 जो है वो लीप ईयर है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगेन मेथड सेम ही रहेगी कि ईयर में से एक माइनस करना है, मतलब यहाँ पे होगा 1599 और यहाँ पे जनवरी का मतलब वो 0 ही रहेगा, मतलब उसको यहाँ पे हम कुछ माइनस नहीं कर सकते। अगेन उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे पहले पार्ट में हमारा आएगा नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर और यहाँ पे हमारा नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर होगा 1200। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे 300, जो सेंचुरी ईयर्स जो बचते हैं उसके बाद वो, और फिर यहाँ पे बचा हुआ पार्ट तो यहाँ पे होगा 99। तो हमें पता है यहाँ पे तो ऑड डेज 0 ही होंगे। यहाँ पे 300 के मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल पे बताया हुआ है कि 300 ईयर्स के ऑड डेज होते हैं 1, तो यहाँ पे ऑड डे होगा 1। फिर यहाँ पे 99 का आपको क्या करना है, अगेन आपको 99 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 के मल्टीपल्स निकालते हैं जब तक 99 नहीं आ जाता या 99 के करीब वैल्यू नहीं आ जाती। तो हमें यहाँ पे पता ही है कि 4 इंटू 24 जो होता है वो हमारा होता है 96 और उसके बाद 4 इंटू 25 जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है 100। तो हम यहाँ पे ये 25 तो नहीं रख सकते कि यहाँ पे वैल्यू 99 से बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे 100 हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये 96 तक ही जाएंगे और यहाँ पे हम 99 में प्लस करेंगे 24 को। तो यहाँ पे हम 99 में जब 24 को प्लस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 123। और अगेन हमें 123 को क्या करना है, 123 को हमें 7 से डिवाइड करना है और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारे ऑड डेज हो गए। तो हम जब 123 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4, तो यहाँ पे ऑड डेज होंगे 4। अभी यहाँ पे मैं मंथ में +1 नहीं करने वाला हूँ। क्यों? अभी आप पूछोगे कि अभी-अभी तो आपने सिखाया था कि जब लीप ईयर होता है, तभी हमें मंथ में जो वैल्यू आती है इस टेबल पर से इसमें +1 करना पड़ता है। क्योंकि फ़रवरी में 29 डेज़ होते हैं और ये टेबल हमने 28 डेज़ को लेकर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस डेट को ध्यान से देखोगे 1 जनवरी 1600, तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा
कि यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ इंक्लूड ही नहीं होता। नो डाउट ये लीप ईयर है 1600, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जब हम 29 डेज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट ही 1 जनवरी 1600 दी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि फेब्रुआरी इंक्लूड नहीं होने वाला। अगर फेब्रुआरी नहीं इंक्लूड होगा तो हम 28 डेज है या 29 डेज है, उससे हमारा क्या मतलब उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे +1 इंक्लूड नहीं करूंगा। तो ये बात भी आपको खास ध्यान रखनी है जब लीप ईयर के क्वेश्चन आए तो, कि आपको ये पहले समझना होगा कि कब आपको +1 करना है और कब आपको +1 नहीं करना है। मेथड बहुत ही सिंपल है। +1 तभी करना है जहां पे यहाँ पे जो डेट हो वो 28 फरवरी से प्लस की हो, मतलब 28 फरवरी से ज्यादा हो और लीप ईयर हो, तभी आपको यहाँ पे मंथ में +1 करना है। अदरवाइज मंथ में +1 नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं मंथ में +1 नहीं करने वाला हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे मैं 0 लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आगे बताया कि जनवरी अभी स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी ऑड डेट नहीं होगा। मतलब जनवरी मंथ पे कोई भी ऑड डे होगा ही नहीं। अगर जनवरी मंथ है तो आपको इसमें से क्या आप माइनस कर पाओगे? तो यहाँ पे सिंपली 0 आएगा। यहाँ पे आपको +1 नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे जो मंथ के ऑड डेज होंगे वो 0 ही होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट के साथ आपको क्या करना है? डेट को 7 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर बचती है उसे यहाँ पे रखना है। तो हमें पता है 1 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे जितने भी ऑड डेज आए उसका सम कर लेते हैं। 1 +0 +1 +4। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। तो यहाँ पे 6 के हिसाब से हमारा कौन सा डे होगा? सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सैटरडे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 1600 को होगा सैटरडे। यहाँ मैंने 6 ऑड डेज में से सैटरडे कहाँ से लाया? इस टेबल की वैल्यू पर से। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑड डेज के हिसाब से डेज की टेबल दी हुई है। तो आपको मैं हर बार कैंडिडेट्स को ऐसा बताता ही रहता हूँ कि लीप ईयर हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तब आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लीप ईयर है या नहीं है। अगर आपने लीप ईयर फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद हमें पता है लीप ईयर होगा तो मंथ में +1 होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी डेट मतलब फेब्रुआरी को इंक्लूड ही नहीं करती, मतलब फेब्रुआरी से पहले की है 29 फरवरी से, तो आपको +1 नहीं करना है, क्योंकि हमें उस टाइम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ईयर लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि फेब्रुआरी इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी डेट 29 फरवरी से आगे की है, मतलब जनवरी फरवरी उससे भी उसकी कोई डेट है, तो आपको +1 नहीं करना है। अदरवाइज आपको +1 करना ही है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहूंगा इसी तरह का। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कोई सा भी नंबर हो। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यही देना चाहूंगा आपको। 14 जनवरी 2020 का डे फाइंड आउट करना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में इसका नंबर लिख लेना, फिर उसके सामने इसका ऐसे आंसर लिख लेना। ओके, अभी हम देखेंगे कैलेंडर रीजनिंग का नेक्स्ट टाइप, और यहाँ पे हम देखने वाला है कैलेंडर रिपीटेशन, या सेम कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा वो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप भी बहुत ही इजी है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा कि आपको कोई सा भी ईयर दिया जाएगा, जैसे कि 2025, और आपको आगे बताना है कि ये 2025 का सेम कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक्स में एक चीज बताई थी। मैंने आपको ईयरली और डेज के बारे में बताया था, तो वही कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर जब हमारा होता है तब उस ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं एक साल में, और उसको हम जब 7 से डिवाइड करके जब ऑड डे निकालेंगे तो हमारे ऑड डेज आएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 366 को 7 से जब डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2। अगर हमारा नॉन लीप ईयर है, इफ नॉन लीप ईयर, देन हमारे एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। अगर उसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है रिमाइंडर मतलब 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा साल नॉन लीप ईयर है तो एक साल के अंदर होते हैं एक ऑड डे, और लीप ईयर है तो एक साल के अंदर होता है 2 ऑड डेज। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट का हम आगे यहाँ पे यूज करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन यही है कि 2025 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, मतलब ऐसा कौन सा ईयर होगा कि जब 2025 का सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ ने 2025 को लिख लो, फिर उसके बाद क्या करना है 2025 को चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। हमें पता है 2025 नॉन लीप ईयर है, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे नॉन लीप ईयर है तो हमारे ऑड डेज कितने होंगे 1। तो यहाँ पे आप लिख दो
+1। फिर उसके बाद क्या करना है, 2026 में जाओ और 2026 को अगेन चेक करो कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो पता ही है कि ये नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और डे बचेगा, तो यहाँ पे और करो +1। फिर उसके बाद कहाँ जाओ, 2027 पे। 2027 को भी चेक करने से हमें पता चलता है कि ये नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे भी और डेज कितने होंगे, अगेन 1, तो यहाँ पे +1। फिर उसके बाद 2028 पे आ जाओ। 2028 हमें पता है कि ये लीप ईयर है, क्योंकि उसको 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, तो यहाँ पे हमारे और डेज कितने होंगे, 2, तो यहाँ पे कर दो +2। अभी आप सोचोगे ये +1 +2 मतलब यहाँ पे कब हमें रुकना कब है, ऐसे तो आगे मतलब आप चाहो तो जितने भी साल तक जा सकते हो, तो यहाँ पे रुकना कब है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जब तक आपको ये सबका सम ना, मतलब ये +1 है, ये +1 है, ये +1, ये +2, इन सभी का सम आपको 7 का कोई मल्टीपल नहीं मिलता ना, तब तक आपको ये करते रहना है। और जब आपको 7 का मल्टीपल सम मिल जाए, तो वही ईयर होगा कि जब ये 2025 का कैलेंडर रिपीट होगा। तो यह अगेन यहाँ पे हमें अगर इस सब का सम करें तो 1 +1 2, यहाँ पे +1 3 और +2 5 होंगे। तो यहाँ तक हमारा 5 हुआ है, तो अभी भी ये हमारे 7 के मल्टीपल में नहीं है। तो यहाँ पे और एक बार हम करेंगे 2029। हमें पता है अगेन 2029 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 1, तो यहाँ पे हम करेंगे +1, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 6। नहीं, अभी भी ये 7 के मल्टीपल में नहीं है। फिर उसके बाद क्या करो, और एक आगे बढ़ो, 2030। फिर हमें पता है 2030 भी लीप ईयर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी कितने ऑड डेज निकलेंगे, +1। +1 किया तो अभी ये क्या होगा, 2031। तो यहाँ पे ना हमारे +1 यहाँ पे करो, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाती है 7। तो हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो 7 के मल्टीपल में ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2025 का सेम कैलेंडर आगे 2031 में रिपीट होगा। ओके, और यहाँ पे अगर हमें +7 नहीं मिलता या यहाँ पे हमें +2 वैल्यू मिल जाती, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 6 से डायरेक्ट 8 हो जाती, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ता कि मतलब 14 तक या 21 तक, कहीं पर भी बढ़ना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो एंड में जो वैल्यू आएगी, उसी टाइम हमारा कैलेंडर रिपीट हुआ होगा। मैं मानता हूँ कि आप ये मेथड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी एक आध पूछा ही जाता है। अभी हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि 2011 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना बहुत ही लंबा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 के मल्टीपल्स मिलने को बहुत ही देर लगेगी, हमें बहुत सालों तक आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा कि 2011 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपके सारे जो कॉर्नर केसेस और डाउट्स है वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि 2011 को ऐसे लिख लेना है, फिर चेक करना है कि 2011 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। हमें पता ही है कि 2011 नॉन लीप ईयर है, तो इसमें एक और डे बचेगा, तो यहाँ पे हमें +1 करना है। फिर उसके बाद 2012, तो 2012 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हमें पता है कि 2 ऑड डेज हो गए, तो यहाँ पे हमें +2 करना है। फिर उसके बाद 2013, 2013 जो है वो हमारा नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे हमें +1 करना है, क्योंकि उसमें एक ही ऑड डे बचेगा। फिर उसके बाद 2014, 2014 अगेन वो हमारा नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे उसमें एक और ऑड डे बचेगा, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे। फिर उसके बाद 2015, तो 2015 हमारा क्या है, 2015 हमारा है नॉन लीप ईयर, तो अगेन यहाँ पे एक और डे बचेगा, तो यहाँ पे करेंगे +1। यहाँ पे इन सबको ना साथ में गिनते ही जाते हैं कि ये प्लस की वैल्यूज कितनी होती है। यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, मतलब यहाँ पे हुई 3, यहाँ पे हुई 4, यहाँ पे हुई 5, यहाँ पे हुई 6। अभी आ सकता है शायद हमारा आंसर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2016 पे। यहाँ पे क्या होगा, 2016 है हमारा लीप ईयर, तो उसमें कितने ऑड डे हो गए, 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई 8। यहाँ पे हमारी वैल्यू अगर 7 हो जाती तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाते, क्योंकि 7 7 के मल्टीपल में ही है। तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे 2017 ऐसा कैलेंडर होता जो 2011 में रिपीट हुआ था, मतलब। तो बट यहाँ पे हमारे वैल्यू आई है 8, तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि 8 जो है वो हमारा 7 के मल्टीपल में नहीं है, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद लेके है 2017। 2017 क्या है, नॉन लीप ईयर, तो अगेन +1, तो यहाँ पे होगी वैल्यू 9। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 2018 को। 2018 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो अगेन +1, क्योंकि उसमें एक और डे होता है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी 10। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2019 पे। 2019 अगेन मतलब ऑड डे उसमें एक ही होगा, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 11। फिर उसके बाद
हमें यहाँ पे 14 की वेट है क्योंकि मैंने बोला था ना कि जब तक ये सम हमारा 7 के मल्टीपल में नहीं होता तो यहाँ पे हमारी 7 तो वैल्यू नहीं है, तो हमें अभी नेक्स्ट वेट होगी 14 की। तो यहाँ पे हमारा होगा 2020। तो 2020 हमें पता है कि लीप ईयर है, तो उसमें दो ऑड डेज होंगे, तो यहाँ पे +2, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 13 और यहाँ पे होगा 2021। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे होगा 2021 जो है हमारा नॉन लीप ईयर है, तो उसके एक और डे हो गए, तो यहाँ पे हमें +1 करना है और यहाँ पे हम +1 करेंगे तो यहाँ पे हमें 14 वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारा यहाँ पे होगा 2022। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2011 का कैलेंडर आगे 2022 में रिपीट होगा। मतलब 2011 में जो कैलेंडर था वो सेम टू सेम कैलेंडर हमें 2022 में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे भी हमें 14 वैल्यू नहीं मिली होती, यहाँ पे 13 से डायरेक्ट 15 हो गया होता, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ता 21 की तलाश में, जो कि अगला 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमें जो भी आंसर आया होता वो वहां पे रखना पड़ता, लेकिन अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि 2011 का कैलेंडर आगे 2022 में रिपीट होगा। ओके, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहूंगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 1974 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, और इसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है PQ3 का आंसर ये वाला है। अब हम चलते हैं कैलेंडर रीजनिंग के अगले टाइप के क्वेश्चंस पर, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं डे आफ्टर अ सम डेज। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आज कौन सा दिन है और आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको इस नंबर से पहले के दिनों के बारे में या उसके बाद के दिनों के बारे में फाइंड आउट करना है। जस्ट एग्जांपल में यहाँ पे बताऊं कि आपको शायद क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि यहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि अगर आज मंडे है तो 95 डेज के बाद कौन सा डे होगा, या 95 डेज के पहले कौन सा डे होगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन टाइप के बारे में देखेंगे, और ये क्वेश्चन टाइप भी सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ये अगेन ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पर से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 लेना चाहूंगा कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आज मान लो संडे है, तो 100 डेज के बाद कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको यहाँ पे जो कुछ भी डेज दिए हो उसको आपको सबसे पहले 7 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचे, यहाँ पे हमें पता है कि 100 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचती है 2। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचे उसको हमें संडे में प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे संडे में अगर +2 करें तो कौन सा डे होगा। यहाँ पे हम संडे में +2 करेंगे तो यहाँ पे होगा ट्यूसडे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आज संडे है तो 100 डेज के बाद होगा ट्यूसडे। और अगर आपको यहाँ पे ये पूछा गया हो कि अगर आज संडे है तो 100 डेज से पहले कौन सा दिन था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यही टू को आपको संडे में से माइनस कर देना है। तो हमें पता है संडे में से अगर हम -2 डेज करेंगे तो कौन सा डे होगा, फ्राइडे। तो यहाँ पे आंसर सिंपल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर आज संडे है तो 100 डेज के बाद होगा ट्यूसडे, और अगर आज संडे है तो 100 डेज के पहले होगा फ्राइडे। तो यहाँ पे दोनों आंसर हमें मिल गए। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। अभी हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें बताना है कि अगर आज ट्यूसडे है देन 190 डेज के बाद कौन सा डे होगा। अगेन मेथड सेम ही रहेगा। आपको 190 को 7 से डिवाइड करना है और देखना है क्या रिमाइंडर बचता है। हमें पता है 190 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 1। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ये पूछा गया हो कि 190 डेज के बाद कौन सा डे होगा, तो आपको सिंपली ट्यूसडे में क्या करना है, +1 करना है। तो हमें पता है ट्यूसडे में हम +1 करेंगे तो कौन सा डे होगा, वेडनेसडे। और उसके बाद अगर आपको ये पूछा गया हो कि 190 डेज के पहले कौन सा डे होगा, तो आपको सिंपली ट्यूसडे में से -1 करना है। तो हमें पता है ट्यूसडे में से -1 करके क्या बचता है, मंडे। तो यहाँ पे हमें दोनों आंसर मिल गए कि अगर आपसे पूछा गया हो कि अगर आज ट्यूसडे है देन 190 डेज के बाद कौन सा डे होगा, तो हमारा आंसर होगा ये वेडनेसडे। और अगर आपसे ये पूछा गया है कि आज ट्यूसडे है देन 119 डेज से पहले कौन सा दिन था, तो हमारा ये आंसर होगा मंडे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहूंगा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आज फ्राइडे है देन 210 डेज के बाद और 210 डेज के पहले कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके,
तो अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप को डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग के ऊपर। इस क्वेश्चन टाइप का नाम है डे ऑन अ डेट आफ्टर अ गिवन डेट। मुझे पता है अभी आप लोगों को टाइटल में से ना कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप इंडिया बिक्स जैसे एप्टीट्यूड प्लेटफॉर्म पर कैलेंडर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो वहां पे आपने ये टाइप बहुत ही कॉमन देखी होगी और ये हर एक एग्जाम में पूछी ही जाती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन टाइप के बारे में समझाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि अगर 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। यहाँ पे ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एप्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स में देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक देने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर से ही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक एक साल आगे बढ़ना है जब तक 2010 नहीं आ जाता। अभी कैसे आगे बढ़ना है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2007 तक हम आगे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक गया, तो हमारा 1 ईयर होगा पूरा यहाँ पे कंप्लीट। अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पे 366 डे हो गए, और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो यहाँ पे हमारे 365 डेज हो गए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2006 जो है वो हमारा नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि 365 डेज होंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 365 डेज जब होते हैं, तब उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 1। तो यहाँ पे हम सिंपली +1 करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, और एक साल आगे बढ़ना है, जैसे कि 1 जनवरी 2008 तक। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 2007 जो है वो हमारा नॉन लीप ईयर है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2008 तक हमारे 365 डेज ही होंगे। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे तो 2008 है, वो तो लीप ईयर है, तो वो कैसे मतलब हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2008 लीप ईयर है, लेकिन उसका फेब्रुआरी यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा है। ये आप यहाँ पे देखो, ये 1 जनवरी 2008 पे स्टॉप हो रहा है। मतलब इसके जो फेब्रुआरी के डेज है वो काउंट ही नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे फेब्रुआरी में 28 डेज है या 29 डेज है, हमें उससे क्या फायदा। अगर ये हम यहाँ पे 1 जनवरी 2008 से लेकर जब 1 जनवरी 2009 तक जाएंगे, तब ये वाला कंसीडर होगा। तो यहाँ पे अगेन मैं कह सकता हूँ कि 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2008 तक कितने डेज हो गए, 365 डेज। तो अगेन हमारे ऑड डेज कितने होंगे, मतलब +1, एक ही ऑड डे होगा। यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी 2009। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2008 जो है वो लीप ईयर है, और उसका फेब्रुआरी भी कंसीडर हो रहा है। जब मैं बात करूं 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक, तो यहाँ पे हम मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल 366 डेज हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2008 का भी फेब्रुआरी कंसीडर हो रहा है ना। जब भी हम 1 जनवरी 2008 से लेकर 1 जनवरी 2009 तक जाएंगे, तो इसका वाला फेब्रुआरी कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड डेज की संख्या होगी +2, तो यहाँ पे हम लिख लिखे +2। और हम आगे यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि 1 जनवरी 2009 से लेके 1 जनवरी 2010 तक, तो हमें यहाँ पे पता है कि कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, अगेन +1। तो यहाँ पे हम करेंगे +1। फिर आपको क्या करना है, ये सारे ऑड डेज का आपको सम निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन ऑड डेज का सम होगा 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। फिर आपको क्या करना है, ये जो हमारा डे है 1 जनवरी 2006 का, यहाँ पे हमारा ये है संडे। तो आपको क्या करना है, सिंपली संडे में +5 कर देना है। तो हम जानते हैं संडे में अगर हम +5 करेंगे तो कौन सा डे आएगा, फ्राइडे। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था, तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे होगा। तो यही है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जिससे आपका ये वाला टॉपिक और क्लियर हो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 दिसंबर 2007 को अगर सैटरडे है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा डे होगा। अगर यहाँ पे आपने नोट किया है, तो हमें यहाँ पे रिवर्स में जाना पड़ेगा। अगेन मेथड तो सेम ही रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है कि अगर 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा डे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम अगेन सेम मेथड फॉलो करेंगे कि आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जब हम
8 दिसंबर 2007 से लेकर 8 दिसंबर 2006 तक जब जा रहे हैं, तो कोई भी लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो कोई भी फ़ेब्रुअरी मंथ इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों नॉन लीप ईयर्स है, तो यहाँ पे हम सेफ है, मतलब ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेथड तो अगेन सेम ही रहेगा कि आपको क्या करना है कि 8 दिसंबर 2007 से लेकर जब आप 8 दिसंबर 2006 तक जब जाओगे, तो यहाँ पे आपके ट्रैवल हो गए 365 डेज। तो हमें पता है कि 365 डेज में कितने और डेज होते हैं, 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1। लेकिन हमें यहाँ पे 1 को प्लस करना है या माइनस करना है, वो कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो हम 2007 से लेके 2006 तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक माइनस होगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी ऑड डेज होते हैं वो माइनस करने होते हैं। तो आपको अगेन क्या करना है, ये जो सैटरडे है हमारा, उसमें से ये 1 को माइनस कर देना है। तो हम अगर सैटरडे में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फ्राइडे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 8 दिसंबर 2007 को अगर सैटरडे होता, तो 8 दिसंबर 2006 को फ्राइडे होता। ओके। अभी आपने ऐसे तो क्वेश्चन देख लिए कि जिसमें डेट और मंथ दोनों सेम होते हैं, बस ईयर का ही डिफरेंस होता है, जैसे कि 2007 से 2006। बट यहाँ पे लेकिन मंथ और डेट दोनों सेम है। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें तीनों चीजें डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर 3 अक्टूबर 2004 को अगर संडे है, तो 17 दिसंबर 2005 को कौन सा डे होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों चीजें डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है, यहाँ पे मंथ भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगेन सेम ट्रिक है कि आप देखते जाओ बस कि यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कि 3 अक्टूबर 2004, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिख लो 17 दिसंबर 2005। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, संडे है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 अक्टूबर 2005 तक जाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 अक्टूबर 2004 से लेकर 3 अक्टूबर 2005 तक कितने डेज हो गए, 365 डेज। यहाँ पे आप पूछोगे ये तो लीप ईयर है तो कैसे 365 डेज? भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये जो लीप ईयर है उसका फरवरी मंथ कंसीडर ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 3 अक्टूबर 2004 से, और यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं 3 अक्टूबर 2005 पे। तो यहाँ पे जो फरवरी कंसीडर होगा वो कौन सा, 2005 का होगा, बट वो तो लीप ईयर का है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1। ओके, डन है। तो यहाँ पे हमें 3 अक्टूबर 2005 का यहाँ पे हमें डे मिल सकता है। आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऑड डे आया, क्या आया, +1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, संडे में +1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 अक्टूबर 2005 को होगा मंडे। ओके। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 3 अक्टूबर 2005 को होगा मंडे। यहाँ पे हमें अभी फाइंड आउट करना है 17 दिसंबर 2005 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मंथ वाइज अभी आगे जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे ईयर वाइज जाता था ना, वैसे ही मैं यहाँ पे मंथ वाइज जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 नवंबर 2005 के बारे में फाइंड आउट कर लूंगा कि 3 नवंबर 2005 को यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे, मतलब यहाँ पे डे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 3 अक्टूबर 2005 से लेके 3 नवंबर 2005 तक यहाँ पे हमारे जो डेज होंगे वो कितने होंगे। यहाँ पे अक्टूबर जो मंथ होता है वो होता है 31 डेज का। तो हमें पता है जब भी 31 डेज होते हैं तो कितने और डेज बचेंगे, 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी हम 3 अक्टूबर 2005 से लेके 3 नवंबर 2005 तक जाएंगे, तभी हमारे और डेज रहेंगे +3। यहाँ पे अगर आपको +3 करके यहाँ पे लिख लेना है तो लिख लो, वरना हम एंड में भी ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लिख लेना है तो हम लिख ही लेते हैं कि यहाँ पे मंडे था, तो इसमें अगर +3 करे तो यहाँ पे होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे हमारा होगा थर्सडे। ओके। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया कि 3 नवंबर 2005 को कौन सा डे होगा। अभी हमें फाइंड आउट करना है 17 दिसंबर। तो हमें और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 दिसंबर 2005। यहाँ पे हमें ये चीज भी पता है कि जब भी हम 3 नवंबर 2005 से लेके 3 दिसंबर 2005 तक ट्रैवल करेंगे तो कितने डेज कवर होंगे, 30। क्योंकि क्या नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30। तो यहाँ पे हमारे और डेज हो गए +2। तो यहाँ पे +2, यहाँ पे हमें आंसर लिखते जाना है तो लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे होगा सैटरडे। अभी यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मंथ भी वही सेम आ गया है, तो अभी हम डे वाइज आगे जाएंगे कि यहाँ पे 3 दिसंबर 2005 से लेके 17 दिसंबर 2005 तक कितने डेज होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 14 डेज है टोटल। यहाँ पे 14 डेज है, तो हम क्या करेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो हमारे ऑड डेज होंगे। तो यहाँ पे हमें 14 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे हमें +0 रखना है, +0 रखेंगे तो अगेन आंसर क्या रहेगा, सैटरडे ही। ओके।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर 3 अक्टूबर 2004 को अगर संडे है तो 17 दिसंबर 2005 को यहाँ पे सैटरडे होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे इंडिया विक्स की वेबसाइट पर से कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स की वेबसाइट पर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से, तो वहाँ पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, तो दोस्तों हमने कैलेंडर रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स को अभी कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि ऑड डेज को कैसे फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद हमने देखा था कि लीप ईयर कैसे पहचाने, मतलब लीप ईयर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको कोई सा भी डेट दिया हो तो उसके ऊपर से आप कैसे डे को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे कॉर्नर केसेस और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैलेंडर आगे रिपीट कब होगा, मतलब आपको यहाँ पे कोई सा भी साल दिया होगा और फिर पूछा होगा कि यही सेम कैलेंडर इसी साल का आगे कब रिपीट होगा या पीछे कब रिपीट हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको कोई सा भी ना मतलब डेट और डे दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको वो नेक्स्ट जो डेट दी होगी उसका डे फाइंड आउट करना है, तो वो वाली टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी मेन टाइप्स है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इन्हीं टाइप्स में से एक होगा। बस आपको क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन टाइप को आप देख के यही बोलने वाले हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व ही नहीं किए है, मतलब देखे ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन हमारा जो ये टाइप थी जब हमें डेट दी हुई होगी और उसके ऊपर से हमें डे फाइंड आउट करना है, वही टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अप्रैल 2001 में ऐसी कौन-कौन सी डेट होगी कि जहाँ पे वेडनेसडे होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ना अप्रैल 2001 की कोई सी भी डेट ले लो और उसका डे फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो 2 अप्रैल। यहाँ पे आप कोई सा भी डेट ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 अप्रैल 2001। तो यहाँ पे मुझे 2 अप्रैल 2001 का डे मिलेगा। यहाँ पे 2 अप्रैल 2001 के डे की हेल्प से मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे की जो फर्स्ट डेट होगी वो फाइंड आउट कर लूंगा। फिर उसके ऊपर से मुझे बाकी की सारी डेट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगेन मेथड सेम ही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे से एक माइनस करना है। तो यहाँ पे होगा 2000, अप्रैल में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा मार्च। यहाँ पे अगेन 2000 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा 2000, क्योंकि नियरेस्ट जो लीप ईयर होगा हमारा सेंचुरी लीप ईयर, नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर वो होगा 2000। यहाँ पे भी फिर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे भी फिर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह जीरो जीरो। तो यहाँ पे इसके भी ऑड डेज कितने हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पे उसके भी ऑड डेज हो जाएंगे जीरो। मार्च में हमें क्या करना है, मार्च में हम उस टेबल की वैल्यू पर से यहाँ पे वैल्यू लाएंगे। हमें पता है कि मार्च की वहां पे वैल्यू क्या थी, 6। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6, 6 ऑड डेज होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होता और फेब्रुआरी इसमें इंक्लूड होता तो यहाँ पे हम 6 में +1 करेंगे, लेकिन 2001 लीप ईयर नहीं है तो उसको यहाँ पे 6 ही रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसके ऑड डेज निकालने हैं। इसके ऑड डेज कैसे निकाल सकते हैं, 2 को 7 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे ऑड डेज आएंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा, 2 + 6 + 0 + 0 होगा 8। 8 को क्या करना है, मतलब 7 से बड़ा है तो एक बार 7 से डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर आएगा, मतलब यहाँ पे 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 अप्रैल 2001 को क्या होगा, मंडे होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि 2 अप्रैल 2001 को होगा मंडे, तो हमें तो फाइंड आउट करना है वेंसडे। तो यहाँ पे क्या, सिंपली +2 कर दो। यहाँ पे कौन सी डेट थी, 2 अप्रैल थी ना, तो हम बोल सकते हैं कि 4 अप्रैल 2001 को वेंसडे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अप्रैल 2001 को तो क्या है, मंडे है। तो यहाँ पे हमें 4 अप्रैल 2001 को वेंसडे मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पहली डेट मिल गई कि यहाँ पे 4 अप्रैल को ही वेंसडे होगा। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद भी डेट। यहाँ पे ऑप्शन में भी हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे 4 अप्रैल दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये वाला डी। तो ये एक इंडिया बिक्स का ही क्वेश्चन है। आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होंगे। लेकिन टाइप्स वही सेम रहेगी। अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके 100% मतलब सभी क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इसके कैलेंडर रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।